नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो कन्नौज सदियों से इत्र उद्योग में अग्रणी रहा। प्राचीन शहर की संकरी गलियां इस वक्त इत्र के बजाय सियासी ताप से तप रही हैं। तमाम कयासों के बावजूद आखिरकार अखिलेश यादव ने कन्नौज से पर्चा दाखिल कर दिया और झंडा गाड़ दिया। अब इस सीट से अखिलेश पहले भी लोकसभा सांसद रहे, या यूं कहें कि अखिलेश ने साल 2000 में अपनी सियासी यात्रा का जिस जगह से आगाज किया था, आज एक बार फिर से वहीं पर खड़ी है। फिलहाल तो पुश्तैनी प्रतिष्ठा की यह सीट बीजेपी के हिस्से में है। कन्नौज से अखिलेश की दावेदारी क्या सत्ता का पुनर्स्थापन कर पाएगी, बड़ा सवाल है। वहीं सियासी पारा अखिलेश और सपा के चुनावी सहयोगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम से अमेठी में भी तेज हो गया है। लोगों की धड़कनें तेज हैं कि आखिर कौन होगा कांग्रेस का नया चुनावी धुरंधर, राहुल या फिर वाड्रा। वहीं रायबरेली में भी कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा। ऐसा करने में क्या रणनीति है और क्या विपक्ष उम्मीदवारों को लेकर संघर्ष के दौर से गुजर रही है, इसी विषय पर चर्चा होगी और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या अमेठी से कन्नौज कौन करेगा असली मौज। पहले रिपोर्ट देखें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सियासी दंगल में सपा का मास्टर कार्ड। कन्नौज में मुकाबला हुआ बहुत हार्ड। कन्नौज से अखिलेश ने भरा पर्चा तो अमेठी में राहुल गांधी की हुई चर्चा। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत में उलटफेर की हवा तेज हो चली है। नेता पार्टी बदल रहे हैं और पार्टियां प्रत्याशी। यूपी में यह बदलाव का खेल पुरजोर तरीके से जारी है और इस खेल के चैंपियन हैं टीम सपा। जी हां, सपा ने कई सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं। मेरठ, मुरादाबाद, मिश्रिक के बाद अब कन्नौज का प्रत्याशी सपा ने बदल दिया। वहीं दूसरी ओर पारा अमेठी में भी सुपर हाई है, क्योंकि सूत्रों की माने तो राहुल एक बार फिर अमेठी से चुनावी ताल ठोकते हुए दिख सकते हैं। कन्नौज में सपा का सियासी यू टर्न। सपा 2024 के चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सपा ने कई सीटों पर अहम मौकों पर आकर प्रत्याशी बदल दिए। इसका ताजा उदाहरण कन्नौज लोकसभा सीट है। अखिलेश ने 2 दिन पहले ही अपने भतीजे और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को इस सीट से उम्मीदवार घोषित किया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 48 घंटों में नाम बदलना पड़ा और सपा प्रमुख ने खुद अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। इस दौरान कहा कि वो जनता के विकास के लिए काम करेंगे। को भरोसा दिलाता हूँ, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के इत्र के कारोबारियों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए जो आधे अधूरे काम छूटे थे, उन कामों को और आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगा। सपा को क्यों बदलना पड़ा अपना उम्मीदवार? अखिलेश यादव मौजूदा समय में मैनपुरी जिले की करहल सीट से विधायक हैं। ऐसे में कन्नौज से भतीजे तेज प्रताप यादव का नाम वापस लेने का बड़ा कारण है। वो है जनता जनार्दन की पुकार। सपा ने 3 दिन पहले ही इस सीट पर तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि पार्टी वर्कर्स का कहना है कि तेज प्रताप भले ही अखिलेश यादव के भतीजे हैं, लेकिन कन्नौज के लिए वो एकदम नए हैं। जनता तेज प्रताप को नहीं जानती। ऐसे में बीजेपी को हराने के लिए मजबूत चेहरे की जरूरत थी और अखिलेश से बेहतर कोई और विकल्प नहीं हो सकता। कन्नौज से अखिलेश ही क्यों? कन्नौज सपा की प्रतिष्ठा की पुश्तैनी सीट है। पुश्तैनी सीट को फिर से फतह करने की चुनौती भी है। जनता का तेज प्रताप यादव से कनेक्ट न करना भी बड़ी बात। बीजेपी उम्मीदवार की टक्कर का चेहरा उतारने की चुनौती। पार्टी वर्कर्स की मांग को देखते हुए करना पड़ा बदलाव। अखिलेश यहां पहले भी लड़ चुके हैं कई चुनाव। मैं कन्नौज की जनता के लिए पहले भी सेवा करने आया था और कन्नौज की जनता ने विकास होते हुए देखा है। इत्र नगरी से अखिलेश पहले भी लोकसभा सांसद रहे हैं। वो 2012 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पहले 3 बार कन्नौज से सांसद रहे। क्या यूं कह लीजिए कि अखिलेश ने साल 2000 में अपनी सियासी पारी का आगाज इसी सीट से किया था। उससे पहले मुलायम ने 1999 में कन्नौज और संभल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी।
उससे पहले राम मनोहर लोहिया का इस सीट पर एक अधिकार था। मुलायम सिंह यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर जनता से अपील करते हुए मुलायम ने खुद चुनावी मंच पर अखिलेश का हाथ पकड़कर कहा था कि बेटा छोड़े जा रहा हूं, सांसद बना देना। इसके बाद अखिलेश 2004 और 2009 में भी कन्नौज से सांसद चुने गए। अखिलेश के सीट छोड़ने पर उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव ने भी जीत हासिल की। तो ऐसे में सपा के लिए ये सीट केवल एक सीट नहीं बल्कि सियासी धरोहर है। इसी कन्नौज ने हमें पहचान दी। कन्नौज सीट पर चुनावी समीकरण क्या है? वही अगर वोट के समीकरण को लेकर बात की जाए तो कन्नौज लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और कन्नौज में करीब 16% मुस्लिम वोटर, करीब 16% यादव आबादी भी, जबकि 15% ब्राह्मण और 10% राजपूत हैं। इसके अलावा 39% अन्य समुदाय के लोग। इनमें ज्यादा जनसंख्या दलितों की है। ऐसे में वोट प्रतिशत के एंगल से ये सीट इंटरेस्टिंग समीकरण पैदा करती है। अब ऐसे में अखिलेश के सामने बीजेपी के सुब्रत पाठक होंगे, जिन्होंने 2019 के चुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता एक बार फिर समाजवादियों का ऐतिहासिक वोट जिताएगी। अमेठी में बढ़ने वाली है सियासी गर्मी। अमेठी में सियासी गर्मी बढ़ने वाली है। जी हां, सूत्रों की माने तो एक बार फिर राहुल बनाम स्मृति ईरानी देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये होगा कि अमेठी में दिखे रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टरों का मतलब क्या? क्या सोनिया गांधी के दामाद सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश करेंगे या कोई राजनीतिक बल्क में सामने आएगा? क्या एक बार फिर राहुल अमेठी के मैदान में हुकार भरते दिखेंगे? अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस का प्लान। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इसकी पूरी संभावना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी और रायबरेली इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। बेशक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इन दोनों सीटों पर राहुल और प्रियंका की संभावित उम्मीदवारी को लेकर नेताओं ने संकेत जरूर दिए हैं। रामलला के दर्शन, फिर भी उम्मीदवारों का ऐलान। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत केरल की वायनाड पर मतदान होना है। इस सीट से राहुल गांधी एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। यहां उनका मुकाबला सीपीआई नेता एनी राजा से होगा। वहीं रायबरेली और अमेठी सीटों पर 26 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि इन सीटों पर उम्मीदवारी के ऐलान से पहले प्रियंका और राहुल अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं और फिर औपचारिक घोषणा करेंगे। 2 हाई प्रोफाइल सीटों पर क्या? अमेठी लोकसभा सीट पर वायनाड में वोटिंग होने के बाद कांग्रेस कोई फैसला लेगी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के ही नाम का ऐलान यहां से होगा। लेकिन इस बीच अमेठी में राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के नाम के पोस्टर लगे। इन पोस्टरों में नारा लिखा है, अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। इन पोस्टरों में निवेदक के तौर पर लिखा है, अमेठी की जनता। तो ऐसे में पेच फंसता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर गांधी परिवार की पुश्तैनी सीट पर दावेदारों में प्रियंका गांधी नजर आ सकती हैं। क्या होगा सियासी दंगल का हाल? लोकसभा सीटों का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश राजनीतिक हलचल से लबरेज है। हलचल ऐसी कि भूकंप भी पानी मांगे। अमेठी, कन्नौज और रायबरेली पर जनता आंखें गड़ाए बैठी है कि आखिर अगला कदम क्या। जहां एक और विपक्ष उम्मीदवारों को लेकर संशोधन के दौर से गुजर रहा है, वहीं बीजेपी अपनी पैठ मजबूत करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ रही। तो ऐसे में बड़ा सवाल कि आखिर पक्ष और विपक्ष का ओहपो कब खत्म होगा? क्या एनडीए से मुकाबले के लिए इंडिया तैयार है? आखिर चुनावी रण में राज तिलक किसका होगा? तो कुल मिलाकर एनडीए वर्सेस इंडिया का ये जो चुनावी संघर्ष है, बेहद खास और रोमांचक दौर से गुजर रहा है। यही कारण है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का हर एक जो संगठक दल है वो एक एक प्रत्याशी पर फूंक फूंक कर रणनीति बना रहा है और उसके बाद चुनावी मैदान में उतार रहा है। और जहां तस्वीर ऐसी नजर आती है कि कैंडिडेट बदलने से समीकरण बदल जाएंगे, तो वहां पर भी कैंडिडेट बदला जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण समाजवादी पार्टी बनी है, जिसने सबसे ज्यादा कैंडिडेट हाल फिलहाल में ऐलान करने के बाद बदल दिए।
अब इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेहद खास मेहमानों से आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र सिंह हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता आशीष मिश्रा हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता एसके दुबे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन हैं, बहुत बहुत स्वागत दिलीप जी आपका भी। शुरुआत डॉक्टर एसके दुबे जी आप ही से कर रहे हैं, क्योंकि एक एक सीट, नो डाउट एक एक सीट उत्तर प्रदेश की इंडिया गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। 63 बनाम 17 का महागठबंधन कांग्रेस के साथ आपके साथ चल रहा है, लेकिन आखिरकार क्या कारण है कि गौतम बुद्ध नगर से मुरादाबाद तक, मुरादाबाद से लेकर बदायूं तक, बदायूं से लेकर मेरठ तक, मेरठ से लेकर रामपुर तक और रामपुर से लेकर कन्नौज तक धड़ 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 आप लगातार प्रत्याशी बदलते जा रहे हैं? देखिए, इसमें कैसा होता है कि पार्टी हमेशा ये डिसाइड करती है कि सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन होगा, और ये सिर्फ मेरी पार्टी में नहीं, हर किसी की पार्टी में होता है कि मजबूत कैंडिडेट को ही चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा असमंजस या सही जानकारी ना होने के कारण दूसरे का नाम हो जाता है और फिर समीकरण कुछ और होते हैं। लेकिन ये इसका कोई वो इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता जो है, चाहे नेता हो या कार्यकर्ता हो, सभी एक मुश्त होकर पार्टी के लिए काम करते हैं। और जब पार्टी का कार्यकर्ता और नेता पार्टी के लिए काम करेगा तो उम्मीदवार कौन है कौन नहीं है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो सिर्फ ये देखता है कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ रहा है, और उसी के लिए फिर उसको वोट करते हैं। तो क्या इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो समाजवादी पार्टी की, क्या वो सही फीडबैक नहीं दे रही शीर्ष नेतृत्व को कि किस सीट से किसको उतारा जाए, या फिर आम जो जनता है समाजवादी पार्टी का ग्राउंड जीरो पर कार्यकर्ता, वो उसको जो शीर्ष नेतृत्व है वो ध्यान से नहीं सुनता? यही कारण है ना, अखिलेश यादव ने यही कहा कि आम जनता से जो फीडबैक मिला कन्नौज से, उसकी वजह से तेज प्रताप यादव के बजाय खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो यही सच है ना कि जनता का फीडबैक के अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट उतारा जाएगा, और ऐसा हर पार्टी करती है। कोई समाजवादी इकलौती पार्टी नहीं है जो ऐसा करती है, हर पार्टी में यही होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई दूसरा आ जाता है, लेकिन जनता जिसको पसंद करती है उसी को ही कैंडिडेट बनाया जाता है। और अब जो सुब्रत पाठक हैं भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज से उम्मीदवार, वो कहते नजर आ रहे हैं कि पहले तो एक तरफा मुकाबला था, लेकिन अब रोचक मैच हो गया है। पहले तेज प्रताप यादव थे तो भारत बनाम नेपाल का क्रिकेट मैच लगता था, लेकिन अब जब अखिलेश खुद मैदान में है तो इंडो पाक मैच सा हाल होगा। अब और मजा आएगा समाजवादी पार्टी को हराने में। अब आप देखिए कि अहंकार की पराकाष्ठा कहां तक इनकी है। ये लोग इतने भ्रष्टाचारी हैं, इतने झूठे हैं, मक्कार हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये सारी चीजों को धकेलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो धकेलना एक लिमिट तक, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा है। तो सुब्रत पाठक तो चीज की किस खेत की मूली है सुब्रत पाठक। अरे जब अहंकार रावण का नहीं रहा तो तुम तो 2 मिनट में मिट्टी में मिल जाओगी। जनता जिस दिन चाहेगी, अच्छे अच्छे लोगों की राजनीति खत्म कर दी है जनता ने। तो सुब्रत पाठक, लेकिन बीजेपी तो ये भी कह रही है ना कि ये घर की और गढ़ की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि भाई ये उनका कन्नौज गढ़ बन चुका है, हमने गढ़ को पिछले चुनाव में ही ध्वस्त कर दिया, अब फिर से ख्वाब संजो रहे हैं तो फिर से ही ख्वाबों को तोड़ा जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी का कन्नौज से रिश्ता एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री बने तभी भी वो वहां से हटे नहीं। ठीक है, वहां सबसे प्रायोरिटी जो थी वो हमेशा कन्नौज को रही है और भविष्य में भी उनकी रहेगी। देखिए जब आप किसी के साथ अटैच होते हैं तो वो दिल से अगर आप अटैच होते हैं फिर वो आपका जिंदगी भर लगाव रहता है, ये स्वाभाविक चीज है। फिर वो लगाव टूटता नहीं है, आप कहीं भी जाएं। ऐसा ही लगाव जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो ये तो डबल स्ट्रैटेजी वाली बात हो गई ना सर, कि भाई जब विधानसभा चुनाव होंगे तो विधायक का चुनाव लड़ा जाएगा, जब लोकसभा चुनाव होंगे तो सांसद का चुनाव लड़ा जाएगा। एक पद को अखिलेश यादव जी सीरियसली क्यों नहीं लेते? अब करहल सीट छोड़नी पड़ेगी, उपचुनाव तो वहां पर होगा। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं आपके पास सीधे आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए अखिलेश यादव कितनी बड़ी चुनौती बन रहे हैं? पैतृक सीट रही है,
राम मनोहर लोहिया के बाद मुलायम सिंह यादव यहां से लगातार चुनाव जीतते नजर आए, उसके बाद अखिलेश यादव जी चुनाव जीतते नजर आए, फिर डिंपल यादव को उतारा। 2019 इकलौता ऐसा एक्सेप्शन है जहां पर बीजेपी ने यहां से अपना कमल खिलाया हो। लेकिन अब जिस सीट पर मुस्लिम और यादव फैक्टर महत्वपूर्ण है, 16% यहां पर जिसकी जनसंख्या है, वहां पर बीजेपी फिर से कैसे आश्वस्त है कि फिर से कमल खिला लिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 80 कमल खिलाने के लिए दर्शन करती है। आज की तारीख को देखिए, समाजवादी समेट के कन्नौज तक रह गई है, कांग्रेस पार्टी समेट के अमेठी तक रह गई है, रायबरेली तक। समझ लीजिए इनकी हैसियत कितनी रह गई है। अब ये चर्चा सिर्फ कन्नौज में 2-4 सीटों की सिर्फ करते हैं अखिलेश यादव, इसी प्रकार से कांग्रेस अमेठी और रायबरेली की चर्चा करती है। इनकी हैसियत अब आज की तारीख में समझ में आ गई। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, कन्नौज भारतीय जनता पार्टी 99% छूट जीत रही है। 1% अपवाद हो सकता है। कन्नौज की जनता भली प्रकार से जानती है उनका भला किसमें है। उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनने वाली नहीं है समाजवादी पार्टी की, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भली प्रकार से जानते हैं उत्तर प्रदेश में, कन्नौज में, अमेठी में, रायबरेली में किसको जिताना है। अगर माना अखिलेश यादव खुदा न खास्ता जीत भी गए तो करेंगे क्या? विकास तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में रहेगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अखिलेश यादव पर दुहाई देते रहेंगे, ईवीएम की दुहाई देंगे, केंद्र सरकार की दुहाई देंगे, प्रशासन की दुहाई देंगे, इसलिए ये बात नहीं बनती है। आज की तारीख में जितना नहीं, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता अहंकार की परिकाष्ठा को दर्शा रहे हैं। आपको पता है कि भाई केशव प्रसाद मौर्य कई बार बयान दे चुके हैं कि 100 में 80 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। तो आप कैसे एश्योर करेंगे सर? 10 राज्यसभा सीटों पर आपके चुनाव हुए थे, उन 10 में से 8 सीटों पर आपने विजय हासिल की। उनमें से भी एक महत्वपूर्ण दिन समाजवादी पार्टी के वो 7 विधायक थे जो बागी होकर आपका साथ देने के लिए आए थे। तो ऐसे में आप कैसे एश्योर करेंगे कि 8 से 80 का सफर तय कर लिया जाएगा? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में हमको 42 सीटें ऐसी थी जहां 60% से अधिक मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी को ये 2-4 हजार सीटों से जीतने वाली पार्टी नहीं है। आज की तारीख में हम लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लगभग 50 जनसभाएं कर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगभग 1 दर्जन सभाएं कर चुके हैं। इस प्रकार से हमारा जितना भी स्टार प्रचारक वर्ग है वो हम लोग ईमानदारी से प्रचार के लिए लगे हुए हैं, अपना विषय समाज तक पहुंचा रहे हैं। हम लोगों ने शासन में जो काम किया है, हम लोगों ने 10 वर्षों में जो वही बात है ना राघवेंद्र जी की, अगर 10 सालों में अच्छा काम किया गया होता तो 10 सालों में धारा 370 और राम मंदिर के मुद्दे पर जो वोट मांगने का शुरुआत हुआ था वो अब धीरे धीरे मंगलसूत्र से लेकर संपत्ति और संपत्ति से लेकर बाहरी लोगों जैसे शब्द पर क्यों आ पहुंचा। लौटूंगा आपके पास, लेकिन आशीष जी, एक बयान लगातार सुर्खियों में है जहां पर अखिलेश कहते हुए नजर आए हैं, हमने तो पर्चा गाड़ दिया है, झंडा गाड़ दिया है, अब बड़े बड़े नेता भी यूपी आएंगे। सभी लोगों की निगाहें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ जा पहुंची हैं। अमेठी और रायबरेली जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, बीजेपी ये मान चुकी है कि भाई यूपी से कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया गया है। क्या संभावना नजर आ रही है? समाजवादी पार्टी के साथ आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, 17 महत्वपूर्ण सीटों पर आपने में कुछ सीटों पर अभी भी ऐलान नहीं किया है। कुणाल जी, आपको और आप पैनल में उपस्थित और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कुणाल जी, देखिए कितनी खुशी की बात है कि अभी मतलब ये चर्चा होने लग गई कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी और रॉबर्ट वाड्रा जी को लेकर रायबरेली और अमेठी में चर्चा हो रही है। तो इसका अर्थ क्या है पता है? लोगों को भी ये आशा है, अपेक्षा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या गांधी परिवार का नाम यूं ही अमेठी और रायबरेली से नहीं जोड़ा जाता। अमेठी रायबरेली के दिलों में वो बसते हैं। इस वजह से बात आती है, चर्चा हमेशा इस बात को लेके होती है कि 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी जी को हरा दिया, लेकिन इस बात की कभी चर्चा नहीं होती है कि उसी राहुल गांधी ने 2014 में जबरदस्त तरीके से पटकनी स्मृति ईरानी को दिया था। उसके बावजूद उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया, 2 विभाग उनके चेंज किए गए। अब तो समय है कि स्मृति ईरानी जी, शाहरुख खान की भी एक मूवी आई थी, आपको पता है, कि कमर की पेटी बांध लीजिए। तो अब कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अमेठी की भी घोषणा होगी, रायबरेली की भी घोषणा होगी। स्मृति ईरानी के लिए कमर की पेटी बांधने की बात कह रहे हैं, लेकिन
आप ही की सहयोगी जो इंडिया अलायंस में, अगर हम सीपीआईएम को बात करें तो एनी राजा जी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, राहुल गांधी के खिलाफ। वो भी फिर आपके लिए कह रही हैं कि भैया राहुल गांधी को कमर की पेटी बांध लेनी चाहिए। बांध लिए हैं हम। हम्म, देखिए कुणाल भाई, इसके अंदर कैसा पता है, देखिए यही एक बहुत हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। माना कि राघवेंद्र भाई हमारे उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं कि वो भले उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, किसी गैर राजनीतिक दल में वो दूसरे मतलब जहां मेरी विचारधारा नहीं है वहां हो सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यशवर्धन भाई हो सकते हैं, और हम सबके मास्टर के अभिभावक के रूप में कुणाल भाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी भले विचारधारा ना हो, लेकिन अगर उनको उनकी विचार की बात कहनी है तो उनको आजादी मिलनी चाहिए। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे और इंडिया अलायंस गठबंधन जो हमने बनाया है उसके अंदर यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यदि हमारा कोई सहयोगी है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मैं यहाँ पे मजबूत हूँ, मुझे वहां पे लड़ने की आजादी दीजिए, आप भी लड़िए, आप अपने मुद्दे को रखिए, हम अपने मुद्दे को रखेंगे। नहीं, लेकिन हम सर कभी सवाल तो उनसे घूम जोर फिर कर वहीं जबरदस्ती आ नहीं गया, करेंगे। क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने जा, अब आप कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, आप अंदर की बात ज्यादा बेहतर ढंग से तमाम दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे ना। लोग भी जानना चाहते हैं कि भाई अमेठी, रायबरेली, कन्नौज पर कितना तगड़ा मुकाबला है। क्या भारत पाकिस्तान जैसा मैच सिर्फ कन्नौज तक है या यूपी, अमेठी और रायबरेली में भी है? देखिए मैं सबसे पहले तो बोलना चाहूंगा कि सुब्रत पाठक जैसे नेताओं का ना पहले भारतीय जनता पार्टी को टिकट कट करना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव भारत में हो रहा है, भारत के लोकतंत्र में हो रहा है, तो वहां पे पाकिस्तान से कोई प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसे अशिक्षित जो नेता हैं, आप उनका कभी एमपी लेड से रिकॉर्ड उठा के देखिए सुब्रत पाठक जी का, आप समझ जाएंगे कितने काबिल वहां के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे। हम भारत में चुनाव लड़ रहे हैं तो चर्चा भारत की होनी चाहिए, आप अपने कामों को गिनाइए, यहाँ के विषय के बारे में बात होनी चाहिए। और कुणाल भाई मैं आपको एक बहुत अंदर की बात बताता हूँ जो आपके बहुत काम की है। अमेठी मेरा ससुराल है, मैं अमेठी का दामाद हूँ, और पिछले 3 महीने से लगातार मैं और कांग्रेस पार्टी के भी एक दामाद है रॉबर्ट वाड्रा जी, जिनके नाम के पर्चे इस वक्त रायबरेली में खूब कह रहे हैं। जनता कह रही है कि भैया अमेठी रायबरेली की यही पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। तो फिर कंफ्यूजन तो ये भी है ना कि भाई अमेठी रायबरेली से प्रियंका गांधी हैं या फिर रॉबर्ट वाड्रा हैं। कंफ्यूजन तो हर जगह फैला हुआ है, लेकिन ऑल इज वेल हो जाए इस कंफ्यूजन के सिलसिले में, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सर दिलीप यशवर्धन सर, कितना महत्वपूर्ण है ये सेकंड फेज? मैं आऊंगा सर, एक ओपनिंग रिमार्क ले लूं। दिलीप यशवर्धन सर, कितना इंपॉर्टेंट है ये सेकंड फेज? फर्स्ट फेज में पहले चरण में 4.5 से 5% का मतदान प्रतिशत गिरा है। तमाम राजनीतिक दल मुद्दों से अलग हटे हैं। जो पहले जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, धारा 370 की, राम मंदिर की बात कर रहे थे, अब आप देखिए धीरे धीरे कैसे मुद्दे बदल रहे हैं। और ध्रुवीकरण को लेकर इलेक्शन कमीशन ने जो फटकार लगाई है बीजेपी और कांग्रेस दोनों को, वह आपने आज दोपहर देख लिया होगा। लेकिन कन्नौज में अखिलेश यादव का खुद उतरना लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का कितना मनोबल और बूस्ट करेगा कि उनका सबसे बड़ा नेता खुद रणभूमि में सबसे आगे खड़ा है? और क्या यह भूमिका राहुल गांधी को भी निभानी चाहिए अमेठी से चुनाव लड़कर? कुणाल जी, पहली बात तो है कि राजनीति जो है वो सामाजिकता का अगला स्टेप होता है, और सामाजिकता ये कहती है कि इस देश की राजनीति में गणतंत्र होने के नाते हर व्यक्ति की सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए, और उसको सुनिश्चित करने का जो पहली जिम्मेदारी है वो इन नेताओं के ऊपर है, यानी कि जो जनप्रतिनिधि है। अगर वोट परसेंटेज पहले फेज में पिछली बार से गिरा तो इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो बाद में जाएगी, जनता के ऊपर उसके बाद जाएगी, लेकिन सबसे पहले इस देश के नेताओं पर आएगी कि आपके अंदर ऐसा इन्फ्लुएंस क्यों कम हो गया कि जनता वोट देने ही नहीं जा रही। तो सेकंड फेज में इनकी सबसे पहली जिम्मेदारी थी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील करें, जो मेरे ख्याल से कोई नेता शायद ही अपने भाषण में कर रहा हो या कह रहा हो। अब जो आपका सवाल है कि अखिलेश यादव के कन्नौज से लड़ने से समाजवादी पार्टी का मनोबल कितना बढ़ेगा, निश्चित ही बढ़ेगा, निश्चित ही बढ़ेगा। लेकिन ये मनोबल तब जाकर के कायम रह पाएगा जब अखिलेश यादव वो सीट निकाल लेंगे। परंपरागत सीट है, लेकिन पिछले बार से उनके हाथ में नहीं है। सुब्रत पाठक वहां पर अपनी जगह बना चुके हैं। अब सुब्रत पाठक की जगह वास्तव में बनी है या जो अखिलेश यादव की परंपरा है वो परंपरा उस पर हावी हो जाती है, ये आपको
इस बार के चुनाव में पता चल नहीं, जाएगा। लेकिन दिलीप अगर जी, कहीं दोपहर अखिलेश में मैं यादव हार बयान गए, सुन रहा था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। वो कह रहे हैं कि मतदान प्रतिशत जो गिरा है उसमें विपक्ष का लो इंटरेस्ट है। जनता भी समझ गई है कि विपक्ष कहीं स्टैंड ही नहीं करता, लिहाजा जितना वोट प्रतिशत गिरा है उसका नुकसान और सिर्फ इंडिया गठबंधन को होगा। नहीं, उसका उल्टा भी हो सकता है। सत्ता के प्रति उदासीनता भी हो सकती है लोगों की, कि सत्ता के प्रति उदासीन है लोग, इसलिए वोट देने नहीं जा रहे जी। हैं। अब ये सच्चाई क्या है, ये तो 4 जून को हमें पता चलेगा। जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी अपने प्रति नेगेटिव बात नहीं कहेगी। ठीक है। ना सत्ता कह सकती कि हमें वोट कम पड़े हैं, और ना विपक्ष कहेगा कि हमें वोट कम पड़े हैं। तो ये तो अपने अपने कयास है। तो जो एक राजनीति में महत्वपूर्ण positive सवाल फिर manner मैं में डॉक्टर लगाए एस जाते के हैं। दुबे जी के पास जाऊंगा कि भाई राहुल गांधी को उस भूमिका में हम कब देखेंगे? अमेठी, नो डाउट भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कांग्रेस को बूस्ट करती हुई नजर आई, जिसका नतीजा अब नजर आएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से लेकर गुजरात तक जो उनकी यात्रा हुई अराउंड द नेशन, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद की जा रही है कि उसको वो वोट परिवर्तन भी होगा। लेकिन अमेठी में राहुल गांधी का पहुंचना कितना जरूरी है? आवाज पहुंच रही है दिलीप जी? अब तक नहीं पहुंच पा रही, ठीक है। डॉक्टर एस के दुबे जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अखिलेश यादव जी कहते हुए नजर आए थे कि भाई पीडीए इस बार चुनाव लड़ेगा। सर, पीडीए का मतलब बताइए जरा पहले। पीडीए सर्व समाज के लिए, पिछड़े, दलित, अगड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी। अब आप कह रहे हैं कि पीडीए मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब आप बताइए कि बीजेपी की तरफ से जो कहा गया कि भाई परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, यह सिर्फ परिवार का ही कल्याण करने में क्यों लगी है? डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, क्या क्या है सर ये सब चीजें? इनसे पूछिए कि अनुराग ठाकुर हैं, वो किसके लड़के हैं? राजनाथ सिंह के लड़के क्या कर रहे हैं? ऐसे कितने नाम मैं गिना दूं? और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जो एक परंपरा ये जो है वो चली जा रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी जा रही है। अभी दूसरा सबसे, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कल्याण सिंह के पुत्र कौन है और उनके पुत्र अभी क्या है? कहने का मतलब पहले अपनी तरफ झांको। अगर अपने खुद के घर अगर शीशे के हो तो पत्थर मत मारो, नहीं तो टूटेंगे ही पत्थर, फिर भागते नजर आओगे। इसलिए मेहरबानी करके पहले अपनी चीज देखो, फिर वो लॉजिकली अपनी चर्चा लेकिन करो। सवाल तो सर ये भी उठता है ना कि कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए सेफ या बहुत हेल्दी गढ़ माना जाता है, वहां से समाजवादी पार्टी ने परिवार के लोगों को उतारा। अब बाकी सीटों पर आपने अग्नि परीक्षा में अपने बाकी कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया। अब वही बात कि राज्यसभा सीटों में जो आपके 7 विधायक थे, ठीक है, वो सब साथ देते हुए नजर नहीं आए। अंतरात्मा की आवाज की बात कहते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान कर गए। तो वहां से जो हवा चली है सर, कैसे आप आश्वस्त हैं कि भाई इस बार जो कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है वो 2017 जैसे नतीजे नहीं लाएगा? नहीं, आप देखिए, हमने जब विधानसभा चुनाव लड़ा, परिवार में किसी को टिकट दिया? नहीं दिया। यहाँ दिया, तो इसमें बुरा कौन सा है? भाई देखिए, अगर कोई तो परिवारवाद से तो आप भी छूटे नहीं है ना। ठीक है, आशीष मिश्रा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं राजेंद्र जी के पास। ठीक है ठीक है ठीक है। परिवारवाद की पहले डेफिनेशन से भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि परिवारवाद किसे कहते हैं। ठीक है, चर्चा करने। ठीक है, आशीष मिश्रा जी बात पूरी कीजिए, फिर राघवेंद्र जी का टर्न। कुणाल भाई देखिए, सबसे पहली चीज की आप जो पीडीए और परिवारवाद की जो डेफिनेशन की उन्होंने दिया हुआ है, उस पर एक बात कहना चाहता हूँ। इसका आपको सही परिणाम जो है, मेरे पास एक डॉक्टर है, हमारे फैमिली डॉक्टर है, मैं उनका संपर्क नंबर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य अपने जो अध्यक्ष महोदय है अभी प्रेजेंट टाइम में उनसे शेयर करता हूँ। परिवार कुछ लोगों का क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसका सही कारण वो डॉक्टर साहब रिपोर्ट में देंगे, और मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी इस बार मंच पर जाए तो उसको सार्वजनिक करें। अब परिवार अगर किसी का न बढ़ता हो, कोई परिवार छोड़ के भाग जाता हो, तो उसकी जिम्मेदारी परिवार बढ़ाने की हम तो नहीं ले सकते ना। हम देश के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं हूं
मेरा परिवार कल के डेट में आगे बढ़ेगा, वो आएगा अगर उसकी आशीष जी, ये कोई बात नहीं। बीजेपी लगातार बार बार कह रही है कि कांग्रेस के युवा से लेकर दिग्गज नेता तक सब कांग्रेस को छोड़ते हुए इसलिए नजर आए क्योंकि कांग्रेस में सिर्फ परिवार के अलावा कुछ नजर नहीं आता। नेहरू गांधी परिवार, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो, गुलाम नबी आजाद हो, तमाम नेता सर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा चुके हैं कि शीर्ष नेतृत्व हो, युवा नेतृत्व हो, किसी की कोई नहीं चलती। लगा रहे हैं कुणाल भाई, वो आरोप क्यों नहीं लगा रहे हैं? देखिए, अगर आरोप की बात सत्यता होती तो आज 10 वर्ष के कार्यकाल के बाद, पिछले 10 वर्ष के पहले जितने आरोप कांग्रेस पार्टी के और अलायंस के लोगों पे लगाए गए थे यूपीए पहले और यूपीए 2 में, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको अपने मंच पे सजा कर वापस से सुबह से शाम कांग्रेस 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 नहीं करते। आज उन्होंने ये दिखाना था, मैंने इसको जेल के पीछे डाला, आज ये इतना करोड़ का घोटाला हुआ था, मैं ये पैसा लेके आया, ये काला धन, ये जो मैंने आपसे वादा किया था वो देखो इनका मैंने जमा किया। लेकिन जितने भ्रष्टाचारियों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे और उन नेताओं के माध्यम से हमारी पार्टी को बदनाम किया था लोगों के बीच में, जनता के बीच में, आज वो जनता के बीच में जाके अपने उन कामों को नहीं गिना पा रहे हैं। और अब सर अगर एक लूपहोल बीजेपी के पास है कि भाई बीजेपी आपकी पार्टी के नेताओं को इकट्ठा कर रही है, तो यहां पर तो सवाल आपके दामन पर भी दाग लगेगा ना कि आप अपने नेताओं को संगठित तौर पर क्यों नहीं रख पा रहे हैं। आपके हिमाचल प्रदेश में 4 विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए और अभिषेक मनु सिंघवी जो एक सेफ सीट मानी जा रही थी, जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ने राज्यसभा जाने वाली थी, वो सीट आप हार गए। उसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी के जो सिपाही हैं, विधायक हैं, वो आपकी पार्टी में निष्ठा जाहिर नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है। नहीं, जवाब ले लीजिए, उसका जवाब ले लीजिए आप। देखिए, हमने अब सबसे पहले तो अभी हमारे यशवर्धन भाई ने जो कहा था कि कोई भी नेता अपील नहीं कर रहे, तो मैं बताना चाहता हूँ राहुल गांधी जी ने आज अपना वीडियो रिलीज करके लोगों से मतदान करने की अपील की है। एक जवाब हो गया। दूसरी बात जो रह गई, क्योंकि हमने कोई गलत नहीं किया तो हमें कोई डर नहीं, हम चाहते हैं कि जनता घर से निकले और वोट करे और चुनाव आयोग उनकी सुरक्षा और रक्षा की जिम्मेदारी ले, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज्यादा है। देख रहे हो अच्छे नेता जो है मंच पे से धराशायी होकर गिर पड़ रहे हैं, चक्कर आ जा रहा है किसी को। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कुणाल भाई कि अब ऐसा समय है कि आज जनता ने यह बात तय किया है कि उन्हें मतदान किसके पक्ष में करना है और कैसे मतदान करना है, और हम भी चाहते हैं कि वो मतदान करने के लिए राघवेंद्र जी, सीधा स्पष्ट आरोप कांग्रेस पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में इतनी कंगाल हो गई कि उसके पास अपने खुद के बड़े सिपाही नहीं है, नेता नहीं है जिनको टिकट दिया जाए, इसलिए कांग्रेस से हाईजैक करके हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से लाए जा रहे हैं। और कई ऐसी सीटें हैं जो कभी कांग्रेस की सरकार, एक सेकंड आशीष जी, एक सेकंड, अब ठीक है अपनी बात आपने रख ली ना, जब राघवेंद्र जी अपनी बात रखेंगे तब आप क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आशीष जी जब राघवेंद्र जी बोले तब क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। राघवेंद्र जी, सीधा स्पष्ट सवाल कि बीजेपी के पास इन 10 सालों के शानदार शासन के बावजूद भी कई सीटों पर अपने खुद के कैंडिडेट नहीं है, कई शहरों ने बैकआउट किया है। इसी वजह से आप कांग्रेस से हाईजैक करके नेताओं को ला रहे हैं। चाहे गुना की बात कर ले, ज्योतिरादित्य सिंधिया यूपीए 2 के शासनकाल में एक सेंट्रल मिनिस्टर थे, चाहे आप पीलीभीत की बात कर लें जहां पर जितिन प्रसाद चुनाव लड़ते नजर आ रहे, वो भी कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। कई ऐसी सीटें हैं। अब आप ये बताइए कैसे आश्वस्त करेंगे? कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया होती है, चाहे संगठन में दायित्व की बात हो या टिकट की विषय हो, विधानसभा टिकट की विषय हो चाहे लोकसभा टिकट की विषय हो। हमारे यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर नाम जाता है। जिला इकाई में पहले चर्चा होती है, फिर स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा होती है, फिर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा होती है, आखिरी में नाम तय किया जाता है। इसमें जो होती है छन्नी लगते हुए जो बेहतर प्रत्याशी होता है उसको हम लोग टिकट देते हैं। हमारे यहाँ दूसरे पार्टी के लोगों को भी टिकट मिला है, निश्चित रूप से वो बेहतर प्रत्याशी हैं, जिताऊ प्रत्याशी हैं, ईमानदार प्रत्याशी हैं, उन्होंने समाज के लिए कुछ काम किया हुआ है। हम लोग तो है राघवेंद्र जी, क्या आप लोग इतने साल नहीं राघवेंद्र भाई, आप लोग इतने साल भारतीय जनता पार्टी में मेहनत करने के बाद राज्यसभा के भी काबिल नहीं रह गए और जनता को चुनने की छोड़ दीजिए, आपके ही नेता को नहीं चुन पाए, राज्यसभा के लायक भी नहीं थे आप लोग। राहुल गांधी इसके अलावा आप कुछ जानते ही नहीं है। आप बताइए ना, अशोक चौहान जी को जो आदर्श घोटाला का आरोप 3 दिन 4 दिन पहले तक
नरेंद्र मोदी जी लगा रहे थे, आप लोग के पास इतनी भी लायकी नहीं कि राज्यसभा के मेंबर बन सको। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में विश्व का सबसे बड़ा क्या संगठन भारतीय है। जनता पार्टी कर रहे हो? मत उठाइए। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी अंतिम मैं आप लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आप लोगों के काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूँ। ये तो आपकी पार्टी के खुद नेता खड़ा कर रहे हैं, जो लोकसभा विधानसभा को छोड़िए, जहाँ पे चुनाव नहीं करना है, नेताओं को ही नेता को चुनना है, वहाँ की पार्टी भी आपको नहीं समझ आपकी रही। क्या दुर्दशा हो गई है, ये भी तो देखिए। भारतीय जनता पार्टी तो घेरने घेरते तो आप नहीं रहेंगे। आप लोग परिवारवादी लोग हो। नेहरू गांधी खैर परिवार के अलावा कुछ नहीं है। आप हमें अपन घेरने का प्रयास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी है, उनको 3 महीना 13 दिन करके रखा हुआ है। आप लोगों ने हमें ज्ञान देने का काम कर रहे हैं आप। हम लोग तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। 400 का लक्ष्य रखा है, 400 सीटों का। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का लक्ष्य रखा है। आप ये बता दीजिए उत्तर प्रदेश में कौन सा नंबर दे देता हूँ, चलिए आप बता दीजिए। आशीष जी आप ये बता दीजिए आशीष जी ये क्या बात हुई? आप एक सीट जीत रहे हैं। ठीक है छोड़िए गाना गा रहे हैं आशीष कांग्रेस का, जी, ठीक कांग्रेस है का। आशीष जी 2014 में कांग्रेस पार्टी की यूपी में 2 सीटें आई थी, 2019 में सिमटकर 1 हो गई। अब 2024 में आप कैसे आश्वस्त करेंगे कि भाई यहां पर वो कहते हैं ना आपके जो ऐड चल रहे हैं जो तमाम चैनलों पर कि भाई सबके साथ कांग्रेस का हाथ, कैसे आप आश्वस्त करेंगे? स्मृति ईरानी जी साफ कहती नजर आ रही हैं कि भाई जाति जनगणना के माध्यम से सबके साथ सबका आप विश्वास करने की बात कह रहे हैं, कि सबको न्याय दिलाने की आप बात कर रहे हैं, सबको समान अवसर देने की बात कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी कह रही हैं जो पार्टी अपने ही नेताओं के साथ न्याय नहीं कर पाई हो, समान अवसर न दे पाई हो, समान पद ना दे पाई हो, वो पार्टी आम जनता को कैसे देगी? और अगर सब कुछ अच्छा होता तो दिग्गज नेता चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, अब आप देख लीजिए ना, पहला चरण चल रहा था, कांग्रेस के आपके सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए। सर तमाम नेता एक एक करके कांग्रेस छोड़ रहे हैं ना। अब पार्टी के अंदर ही आप निष्पक्ष रूप से न्याय प्रणाली लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो आम जनता को उस कसौटी पर आप कैसे कहेंगे कि आप उस कसौटी पर खड़े उतरेंगे? सुनिए, आपको मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2 नारे अरे बहुत एक सीट बताइए कौन सी आप जीत रहे हैं? पहला उत्तर नारा प्रदेश की होगा, बात कर रहे हैं। आशीष जी आप बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सी आप एक सीट जीत रहे हैं? अरे पूरी पार्टी राहुल गांधी ने ले डाली आज की तारीख में, ज्ञान बांट रहे। आप लोगों की मतदा का मुझे तारीफ करना पड़ता है, आप लोगों की मतदा का तारीफ करना पड़ता है। सीटों में जमानतें जब्त हो रही है, यहाँ ज्ञान देने का काम कर रहे भारतीय जनता पार्टी को। हम लोग 80 लोग जीतेंगे मान्यवर। आप ये बता दीजिए अमेठी और रायबरेली तक में प्रत्याशी नहीं दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें दे दी दान में, 17 सीटें दे दी दान में, उनमें लड़ रही। राहुल गांधी की ये हैसियत नहीं हुई अखिलेश यादव के ठीक है, नहीं लेकिन आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, चर्चा इंडी गठबंधन में होनी चाहिए। 13 रुपए किलो चीनी इंडी गठबंधन में होनी चाहिए चर्चा। ठीक है। दान में अब आशीष जी, आशीष जी यहाँ ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। आशीष जी, राघवेंद्र जी कह रहे हैं कोई एक सीट बता दीजिए। 17 सीटों पर आपके कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कोई एक सीट बता दीजिए जिस पर आप 100% अश्योर हो कि यह सीट हम जीतेंगे। अमेठी रायबरेली थी, अमेठी आप राहुल गांधी हार गए, रायबरेली से सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई। किसके भरोसे आप छोड़ के गए हैं उत्तर प्रदेश में? अगर आप परिवार की आप बात कर रहे हैं, गांधी परिवार में बहुत निष्ठा है, वो परिवार किसके भरोसे उत्तर प्रदेश को छोड़कर चला गया? कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा? स्मृति ईरानी जी तो साफ कह रही है ना कि 10% भी कांग्रेस पार्टी के नेता अश्योर नहीं है कि वो चुनाव जीतेंगे, और अगर अश्योर होते तो राज्यसभा से बड़े बड़े नेता संसद नहीं पहुंच गए होते। कुणाल भाई, मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूँ कि एक बहुत बारीकी से इस बात को समझिएगा। अरे कांग्रेस पार्टी, राघवेंद्र जी, एक सीट बताइए बारीकी करते हुए अखिलेश यादव ने ठीक है। अरे राघवेंद्र जी बोलने दीजिए तब तो वो बताएंगे ना। विधान परिषद के काबिल नहीं समझा जा रहा है और हमसे पूछ रहे हैं, जवाब ले लीजिए। जवाब ले लीजिए राहुल गांधी, कुणाल भाई, देखिए। अरे राघवेंद्र जी बोलने दीजिए उनको। हाँ, अरे इन्होंने मैंने बोलने दिया तो कैसे बोलने दिया? वाहियात बातें ये लोग करते हैं चैनल पे बैठ के। वाहियात बातें नहीं, सही बातें कह रहे हैं। अरे एक सीट बताइए ना, एक सीट बताइए कौन सी आप जीत रहे हैं? बता तो रहा हूँ, सुन तो लो, सुनोगे तो बताऊंगा ना। सुनिए, हम कांग्रेस पार्टी, कुणाल भाई, कभी भी नेताओं के बलबूते चुनाव नहीं लड़ती। कांग्रेस पार्टी जनता के बलबूते चुनाव लड़ती है। जनता के मुद्दे हमारे दिलों में थे, इस वजह से
कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से मुंबई तक जो हमने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें शामिल की, उन लोगों की बातों को सुनकर हमने लिखा है और वो घोषणा लेके हम जा रहे हैं। इस वजह से 10 साल के शासन में कार्य करने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी जो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके सरकार बनाने आए थे, आज वो 30 लाख सरकारी वैकेंसियां रक्त होने के बावजूद वो उन सरकारी पदों को नहीं भर पा रहे। और हमने अपने मैनिफेस्टो में, लेकिन अब बड़ी बात है ना सर, उसी इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक्सरे निकालकर अंकल सैम ने जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी तो सवाल पूछ रही है। सामाजिक न्याय प्रणाली और जातीय जनगणना की बात कहने वाली कांग्रेस पार्टी आखिरकार विरासत टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स के माध्यम से किसकी संपत्तियों को किसमें बंटवारा कर देगी। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, अब ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी आवाज पहुंच रही है आप तक? दिलीप यशवर्धन जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आपने कांग्रेस को भी सुन लिया, राघवेंद्र जी को भी सुन लिया और सपा प्रवक्ता एसके दुबे जी को भी सुन लिया। क्या समीकरण नजर आ रहे हैं दूसरे चरण के चुनाव में? 10 राज्यों की 88 सीटों पर वोट होने जा रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज नीचे आता है तब तक भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता है, कांग्रेस को बूस्ट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई तमाम जनता को साफ नजर आ गया है कि विपक्ष को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। विपक्ष के लो इंटरेस्ट की वजह से कई नेताओं ने, कई लोगों ने मतदान नहीं किया। इन तमाम चीजों से इत्र दूसरा चरण क्या कहता है और जो बातें इस वक्त राजनीतिक फिजाओं में तैर रही हैं वो किसको फायदा देंगी? कुणाल जी, वोटिंग परसेंटेज से किसको फायदा होगा, नुकसान होगा, ये तो 4 जून को हम देख लेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर सिचुएशन को अपने ही फेवर में बताने की कोशिश करती है। दूसरा, जो दूसरे फेज का चुनाव है उसमें भी वोटिंग परसेंटेज पर बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। जाहिर सी बात है, मैं सत्ता की तरफ से बात कहूंगा कि सत्ता जिस तरीके से अपने कामों का झंडा गाड़ रही है इस वक्त, अगर वो झंडे वाकई में लहरा रहे होते तो मुझे लगता है वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा बढ़ना चाहिए। ठीक है, इससे कहीं ज्यादा होना चाहिए पिछली बार से, क्योंकि 400 पार का नारा अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है तो फिर जनता में उतना ही जोश होना चाहिए था, जो नहीं दिख रहा है। लेकिन पिछले कई दिनों से अब की बार 400 पार की गूंज नजर नहीं आ रही है, वो मंचों से थोड़ा नारा दूर है। नहीं, नेता की तरफ से आ रहा है लेकिन जनता की तरफ से वो सपोर्ट नहीं दिख रहा है 400 पार वाला। दूसरा, जो अपोजिशन का गठबंधन है, अगर अपोजिशन का गठबंधन ये कह रहा है कि जनता सत्ता से उब चुकी है और जो लोग वोट देने आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव में भी गिरा था और ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास पिछले 10 सालों से जनता को देने के लिए कुछ नहीं है और एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा नहीं है कि सत्ता के प्रति बिल्कुल भी वोट नहीं पड़ रहे हैं और जो वोट पड़ रहा है वो अपोजिशन के फेवर में पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक कयास हैं, अपने अपने फेवर में लगाए जा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन को अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये जो कम वोटिंग परसेंटेज है ये सत्ता के लिए नुकसानदायक तो है, लेकिन विपक्ष के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। एक छोटा सा सवाल फिर एसके दुबे जी का अंत में जवाब, उस बाद कार्यक्रम का समापन। छोटा सा जवाब दिलीप यशवर्धन जी, अब की बार 400 पार का जो पूरा एक स्लोगन इस वक्त तमाम जगहों पर गूंज रहा है, क्या ये एक साइकोलॉजिकल गेम है? क्योंकि कोई 272 की तो बात कर ही नहीं रहा, 300 की बात कर ही नहीं रहा, सीधे 400। सबकी निगाहें इस बार हैं कि भाई एनडीए 400 पार होगा या नहीं होगा। वो तो कई लोग तो ये मान बैठे हैं कि भाई 400 पार की हम बात कर रहे हैं, 300 तक तो कोई पहुंचे नहीं, सब कह रहे हैं कि 300 तो हो ही जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? कुणाल जी, ये बेस्ट साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। साइकोलॉजी के हिसाब से जब आप बड़ा बोलते हैं तो आपके अंदर भी जोश आता है और जो आपके सपोर्टर्स होते हैं उनके अंदर भी जोश आता है, और इस जोश में सपोर्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये बात मोदी जी की तरफ से निकली और 10 सालों में सरकार बन रही है और कई राज्यों में अभी रिसेंट में सरकार नई बनी है, रिपीट हुई है। उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई है, कई जगह सरकार किसी और की चल रही थी, उसको गिरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो ये जो कई जगह सरकार बनाने का सिलसिला चल रहा है, इस सिलसिले ने 400 पार के नारे को थोड़ी सी मजबूती दी है और ये जाहिर सी बात है कि जनता में और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस नारे को उस हिसाब से तो सर कांग्रेस का भी पलड़ा उतना ही भारी होना चाहिए। हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक, कर्नाटक से लेकर तेलंगाना तक, वहां पर कांग्रेस ने भी अपने हाथ को
का दबदबा बनाए। छोटा सा रिएक्शन एसके दुबे जी, उसके बाद कार्यक्रम का समापन। अखिलेश यादव जी ने तो कन्नौज से पर्चा भर दिया है। वो कहते हुए नजर आए थे कि भाई बड़े बड़े नेता आएंगे, महफिल सजेगी और अब चुनाव का मजा आएगा, बीजेपी हारेगी। तो कैसे आश्वस्त होंगे कि भाई, क्योंकि दो लड़के चुनाव लड़ रहे हैं ना, 2017 के समीकरणों को फिर से उत्तर प्रदेश में उतारने की कोशिश की जा रही है, तो कैसे अब स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी? फिर से रोड शोज होंगे, फिर वही अपील होगी कि भाई, और ऐसा ना हो जाए जो योगी आदित्यनाथ जी कहते नजर आए थे कि दो दोस्तों की जोड़ी के बीच में आ गया। नहीं, अभी आप देख लेना, प्रधानमंत्री की भी सभा कन्नौज में लग जाएगी। अभी आप देख लेना, और उसको कवरेज भी करने आप लोग जाएंगे कि प्रधानमंत्री तक को यहाँ आना पड़ेगा। यानी कि ये लड़ाई सुब्रत पाठक नहीं है, सुब्रत पाठक तो एक पुतले हैं, ये लड़ाई प्रधानमंत्री की होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री को अरे रामगोपाल यादव जी कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए हर एक कार्यकर्ता के लिए अखिलेश यादव प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य चेहरा अखिलेश यादव जी हैं। और अखिलेश यादव जी अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा है, तो फिर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेज प्रताप यादव, ये तमाम दिग्गज नेता, शरद पवार, फिर ये कौन है? मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, मैं ये चाहूंगा कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री बने, और इसमें बुरा क्या है? हर आदमी, कोई भी चुनाव में मतदान के वक्त ही इतना कंफ्यूजन है, तो फिर मतदान के नतीजों के बाद जो समीकरण बनेंगे वहां पर कितनी खिचड़ी पकेगी, बड़ा सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समय इतनी इजाजत दे रहा था। तो बहरहाल इत्र की नगरी कन्नौज से जो नए सियासी समीकरण निकलकर सामने आए हैं, आने वाले वक्त में राजनीति की फिजाओं को किस तरह से महकाते नजर आएंगे? क्या ये राजनीतिक महक किसी के चेहरे पर खुशबू लेकर आएगी, रौनक लेकर आएगी, या किसी के लिए मायूसी? 4 जून को नतीजों का इंतजार रहेगा। बहरहाल प्राइम टाइम डिबेट ललकार में आज बस इतना ही। वक्त छोड़ने से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।